Welcome all to Prajaspa Foundation. This is our NCERT series on ancient history. वैसे तो हम पूरी हिस्ट्री कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी हम कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। अब तक हमने 2 सेशन देखा है और इन 2 सेशंस पे हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जहाँ पे हमने फंडामेंटल चीज़ें जो हैं वो कवर अप कर ली हैं। और उसके बाद की कहानी, उसके बाद जो भारत की कहानी है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। एंड इन दिस एक्सक्यूज मी, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंडिया की जो स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ इंडिया, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें आपको शुरू से लेके आखिर तक एक कॉन्टिन्यूटी मिलेगी। मतलब आप इंडस वैली से लेंगे तो वैदिक सिविलाइजेशन जो हम आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो, और उसके बाद जो दूसरा फेज़ आएगा बुद्धिज़्म जैनिज़्म का, फिर द एज ऑफ किंगडम्स जहाँ महाजनपद की बात करेंगे। ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन्ड है, और अगर कहीं पर कॉन्टिन्यूटी नहीं है पूरे इंडिया की हिस्ट्री में, हम 5000 साल की, लगभग 5000 साल की हिस्ट्री की बात करें, पूरे इंडिया की 5000 साल की हिस्ट्री में अगर कहीं पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो वो यहाँ पर है। जब वैदिक जो लोग हैं वो आते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं, जो आर्यंस की हम बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो 3 फेजेस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, आईवीसी के 3 फेजेस थे। पहला था 3300 बीसी से लेके 2600 बीसी तक, फिर आया 2600 बीसी टू 1900, देन 1900 टू 1300 बीसी। और रफली जब हम आर्यंस की या वैदिक जो लोग हैं उनकी बात करते हैं, ऑल्दो वो ओवरलैपिंग है, लेकिन जो प्रोमिनेंस वैदिक एज में आता है वो शुरू जो है वो 1500 से हो जाता है, लेकिन जो लेटर वैदिक एज है जहाँ से सारी चीज़ों की जो है एक शुरुआत होगी मेजर, जो आज का इंडिया है उसको इंडस वैली से अगर डिलिंक करके देखें, उसकी जो शुरुआत होगी वो समवेयर अराउंड 1000 बीसी होती है। तो आर्यंस कैसे आए इसमें, और इंडस वैली के लोग कैसे चले गए, यहाँ पे एक थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। और यही वजह है कि हमें इंडस वैली या जो हड़प्पन लोग थे उनके स्क्रिप्ट को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी चीज़ों को हमको कॉन्क्रीट कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता है। हम सिर्फ जो हमें चीज़ें मिली हैं, जो हमें चीज़ें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में जो हमें चीज़ें मिली हैं, हम सिर्फ उसके अकॉर्डिंग कुछ अजम्पशंस लगा दें कि ऐसा मिला है तो ऐसा हुआ होगा। हमें एग्रीकल्चर तो मिलता है, हमें एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिलता है कि ठीक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि वो किस टेक्निक से जो है वो फसल उगा रहे थे। हमें ये नहीं पता चलता कि वो किस मेथड ऑफ कल्टीवेशन को वो फॉलो अप कर रहे थे, उनका क्रॉप साइकिल क्या था, इस बारे में जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। So this is something where you can say that Indian history is having a dark spot, क्योंकि हमें continuity यहाँ कहीं ना कहीं नहीं मिलती। जनरली होता यह है कि हम जो भी लैंग्वेज है, जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी हमारा कल्चर है, वो हमारी प्रीवियस जनरेशन्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म करती हैं और वो आगे बढ़ता है। वैदिक कल्चर के बाद जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है। इसीलिए संस्कृत जो कि आर्यंस की लैंग्वेज थी आज तक जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसीलिए जो वेद हैं और जो उसके बाद जो वैदिक लिटरेचर का भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो वेद हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी आज तक बनी हुई है। देयर इज नो ग्रे स्पॉट और डार्क साइड जहां हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं चलता। सो विद दिस लेट अस बिगिन आवर वैदिक सिविलाइजेशन, और हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आर्यंस की। अब हमने एक चीज़ देखी जो हमारा लेटर वैदिक फेज, लेटर हड़प्पन फेज था, दिस वन बेसिकली दिस वाज द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ से उसकी शुरुआत होती है और यहीं से हम देखते हैं कि जो हड़प्पन सिटीज़ हैं, जो हड़प्पा के शहर हैं, वो अपने आप को वो डिक्लाइन होना शुरू होते हैं। और वो डिक्लाइन होते होते कितने हो जाते हैं, वो डिक्लाइन होते होते हो जाते हैं दैट देयर वो अर्बन सेंटर्स जो है छोटे विलेजेस में श्रिंक होने लगते हैं। एंड
we saw that a large number of Harappan of rural settlements, a large number of rural settlements started to appear after that. Excuse me. और यही वो टाइम पीरियड है जब जो हरप्पन कल्चर है वो डिक्लाइन हो रहा था, हरप्पन सिविलाइजेशन है जो डिक्लाइन हो रही थी, और यही वो टाइम है जब जो आर्यंस हैं, जिनको हमने इंडो आर्यंस कहा, अभी उनको इंडो आर्यंस क्यों कह रहे हैं ये भी हम देखेंगे, इंडो आर्यंस कहा, ये इस तरफ दुनिया के इस हिस्से में उनका आगमन, उनका इन्वेजन जो है वो, अब आप उसे इन्वेजन भी कह सकते हो। कई लोग कहते हैं कि अगर हम जो डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन में, डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन है उसमें अगर हम आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को सही माने तो डेफिनेटली ये मान के चलिए कि आर्यन इन्वेडर्स थे। अगर आर्यन इन्वेजन की थ्योरी सही है तो हम ये मानते हैं कि आर्यन इन्वेडर्स थे। तो पहले हिंदुस्तान के इन्वेडर्स आर्यंस हुए एज पर द थ्योरी। और ये भी हो सकता है कि वो एक्सपेंशन कर रहे हों, वो आके सेटल होना शुरू होते हैं और हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, रफली अभी हम नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ ही हैं, जहाँ पे जो हरप्पन लोग थे वो रह रहे थे, वहाँ पे उनका सेटलमेंट शुरू होता है। नाउ इफ यू सी कि अब ये आर्यंस आए कहाँ से थे, जैसे मैंने जब आपको लास्ट सेशन में बताया था कि देर आर फ्यू अनसर्टेनिटीज, देर आर फ्यू अनआंसर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इंडस वैली पीपल, रिलेटेड टू द हरप्पन पीपल, जिसमें सबसे पहला क्या था, हमने कहा था कि उनके ओरिजिन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें ये तो पता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में लोग रह रहे थे, लेकिन उनका ओरिजिन कहाँ था, वो आए कहाँ से थे, वो वहाँ के मतलब ओरिजिनल वहीं के रहने वाले थे या कहीं और से आके माइग्रेट होके वो आके वहाँ पे सेटल हुए और उन्होंने एक सिविलाइजेशन की स्थापना की। हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। वैसे ही जैसे हमारे पास उनके डिसअपियर होने का, उनके डिक्लाइन होने का कोई कॉन्क्रीट कंक्लूसिव जवाब नहीं है। सो दिस इज़ वन थिंग। अब बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो कि कहना चाहिए कि हरप्पन आर्यंस के आने के ऊपर है। जैसे जो हरप्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन है उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, वैसे ही जो आर्यंस हैं उनके आने को लेकर भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑफ डिबेट, हिस्टोरियंस शुड डिबेट ऑन दैट। We'll just consider the theory which was propounded by Max Muller and it is widely accepted. सबसे ज़्यादा जो accepted theory है इस चीज़ के ऊपर वो मैक्स म्यूलर की है। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उनका ये मानना था कि ये जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, आर्यंस जो हैं वो एक दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईदर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फ्रॉम साउथ सदर्न रशिया और सेंट्रल एशिया, ये वहाँ कहीं से ओरिजिनेट होते हैं और वहाँ से उनकी वेव्स ऑफ इन बैचेस दे मूव्ड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट बिकॉज दे हैव ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन प्लेस, उन सब का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो एक है, इसीलिए जो लैंग्वेज है वो भी उनका भी रूट एक है। तो फॉर एग्जाम्पल these Aryans, they used to speak the Indo-European group of languages. What they used to study, what they used to speak, वो क्या कौन सी ज़बान बोलते थे, वो ज़बान बोलते थे which was the Indo-European, which belonged to the Indo-European group of languages like Sanskrit, Latin, Greek. अगर आप इन ज़बानों में कुछ अल्फाजों को देखेंगे, कुछ वर्ड्स को देखेंगे, they have the similar root word और वहीं से वो निकल के आते हैं। there are many into that. ये कहाँ से थे? अब ये स्टेपीज में से थे, ये ग्रासलैंड्स में से थे, फ्रॉम सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया, ये उस रीजन में थे। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड, यस, यू कैन सी दैट दिस इज एशिया, दैट पार्ट इज रशिया, और ये यहाँ से यूरोप की तरफ जो है एक वेव यूरोप की तरफ माइग्रेट हुआ, एक वेव जो ये पामीर को क्रॉस करके एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस यहाँ था, फिर ये इंडियन क्लाइन आया, एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस ये यहाँ पे चला गया, हंटर गैदरर्स ये देखिए साउथ इंडिया आ जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे ईरानियन आ जाते हैं। सो यही वो वेव, यही वो लोग थे, जैसे एक वेव यहाँ से इधर निकल आई, एक लेग इधर निकल आई। पैस्टोरलिस्ट थे, चरवाहे थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड फ्रॉम हियर ये कॉकेशियन माउंटेन्स, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सारी जगह, so basically they all have originated from one space, that's why they speak the same group of languages। और ये किस रीजन से आ रहे थे? ये ग्रासलैंड से आ रहे थे। कहाँ से? सदर्न रशिया से लेके सेंट्रल एशिया तक। एंड हिज व्यूज, हुज मैक्स मिलर्स व्यू, मैक्स मिलर का जो व्यू है, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ
वर्ल्ड लैंग्वेजेस। उन्होंने दुनिया की जितनी ज़बानें हैं, दुनिया की जितनी भाषाएं, उनका एक कंपैरेटिव स्टडी किया और ये उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है जिसमें संस्कृत भी आती है, दे हैव ऑल केम फ्रॉम वन सोर्स, दे हैव ऑल केम फ्रॉम वन सोर्स। नाउ देर आर एंड ही फाउंड दैट, उनको ये उनका निष्कर्ष ये निकला कि संस्कृत में, लैटिन में, ग्रीक में, ये जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं इनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ हैं और वो छोटी मोटी नहीं है। दे आर सिग्निफिकेंट, देर इज़ अ सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी, देर इज़ एन एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत। और उससे वो ये निष्कर्ष निकालते हैं, उससे वो ये इन्फर करते हैं कि जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, किसके, इंडियंस के, रोमन्स के, ग्रीक्स के, दे ऑल मस्ट हैव resided at a common place, they all must have resided at a common place, क्योंकि उनकी जो रूट लैंग्वेज है वो एक है। जैसे आप देखोगे नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करो तो नॉर्थ इंडिया में जैसे पंजाबी है और जो बोलियां अलग अलग, राजस्थानी बोली अलग है, हरियाणवी अलग है, हिमाचल में पहाड़ी बोली अलग है। उसके अलावा आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कुछ 12-15 तरीके से हिंदी बोली जाती है। हिंदी है, अवधी है, ब्रजभाषा है, पूर्वी है। उसके बाद आप बिहार की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको मैथिली मिलती है, वहाँ पे आपको भोजपुरी मिलती है। फिर बंगाल, असम इस तरफ चले जाते हैं। इधर थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो आपको गुजरात और महाराष्ट्र में भी लैंग्वेज जो है। तो ये आप इन सारी लैंग्वेजेस को देखोगे तो दे ऑल हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज़, दे ऑल हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज़ एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द्रविडियन लैंग्वेजेस, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द्रविडियन एंड दी लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। क्यों? क्योंकि सब नॉर्थ इंडिया से ओरिजिनेट हुए, सब नॉर्थ इंडिया में ही। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो इंडियन क्लाइन आया, ये दिस इज रिवर नर्मदा, ये इंडियन क्लाइन यहाँ पे हड़प्पा ये रहा, यहाँ पे जो है ओरिजिनेट हुआ और यहाँ से फर्दर डिसेमिनेशन हुआ, नॉर्थ वेस्ट से फर्दर डिसेमिनेशन हुआ। इसलिए आप देखोगे कि ये जो लैंग्वेजेस अभी मैंने आपसे और ये जो डायलेक्ट्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, इन सब में देयर वाज अ ग्रेट सिमिलैरिटी। ओके, नाउ द ब्रांच दैट केम टू इंडिया, अभी मैंने आपको कहा था आर्यंस और इंडो आर्यंस, तो यहाँ पे आर्यंस की बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो इधर आई। आप ये देखोगे ये यूरोप आ जाता है, दिस इज इटली, यहाँ कहीं जर्मनी है। और हिटलर, आपको क्यों कह रहा हूँ, हिटलर की जब हम बात करते हैं तो हिटलर का वर्ल्ड वॉर शुरू करने की वजह ही जो है उसका रेसिज्म था, वो आर्यन रेस की सुप्रीमेसी की बात कर रहा था। तो अब आप खुद सोचिए, वो भी वहाँ आर्यन रेस की सुप्रीमेसी की बात कर रहा था और आर्यंस जो थे वो इंडिया में भी थे। तो जो ब्रांच आर्यंस की वहाँ से, जब जो उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है सेंट्रल एशिया, साउथ रशिया की तरफ से जो ओरिजिनेट होके इंडिया की तरफ आई, हमने उन्हें कहा इंडो आर्यंस। हमने उन्हें क्या कहा? हमने उन्हें कहा इंडो आर्यंस। कब आए? They came around 1500 BCE and they spoke Sanskrit. Now this is important points that you have to remember from your prelims perspective. Okay. Now, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम किसी चीज़ पे, जब हम किसी भी हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करते हैं, जैसे हम किसी रिलीजियस फैक्ट की बात करते हैं, एक होता है माइथोलॉजी और एक होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री और माइथोलॉजी में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि हिस्ट्री का जो फैक्ट है, अगर कोई रिलीजन में या किसी भी जगह कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तो वो सिर्फ एक जगह से नहीं, वो कई जगह से वेरीफाई होगा। ठीक है, वो कई जगह से वेरीफाई होगा, मतलब वो दूसरे कोई कल्चर होगा, दूसरी कोई कंट्री होगी, दूसरे किसी जगह का लोग भी उसे वेरीफाई कर रहे होंगे। जैसे हम मिडिवल इंडिया में देखेंगे आगे चल के कि ट्रैवलर्स आए तो हम उनके ट्रैवलॉग्स को हमने बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मतलब वो राजा के द्वारा अपॉइंटेड इतिहासकार नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स थे और जो चीज़ें वो कह रहे थे और अगर वो चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई तो हम उस चीज़ को मान लेते कि हाँ ये सच है, ये हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इसे दो लोग वेरीफाई कर रहे हैं। माइथोलॉजी में क्या होता है, सिर्फ एक ही जैसे एपिक्स कहते हैं हम, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माइथोलॉजी में आती हैं। उसकी आने की वजह ये क्योंकि उसका सिर्फ एक ही सोर्स है या एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वहीं से उसके बारे में पता चल रहा है, दूसरा कोई सोर्स उसे वेरीफाई नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ज़ेंद-अवेस्ता, जो पारसी लोग हैं, उनकी जो पवित्र किताब है ज़ेंद-अवेस्ता, वो भी आर्यंस के बारे में वेरीफाई करता है कि हाँ आर्यंस थे। और उनका ये मानना है
कि ये जो आर्यंस थी ये इंडिया आए, लेकिन ये इंडिया किस तरफ से आए? ये इंडिया आए ईरान की तरफ से। उनका कहना था कि वो ये वाली ब्रांच, ये देखो ये वाली, वो ईरान के जरिए जो है, ईरान के रास्ते जो है वो इंडिया आए और यहाँ पे सेटल हुए। तो ना सिर्फ हमारे पास जो इंडियन सोर्सेज अवेलेबल हैं अबाउट योर आर्यंस, अबाउट द ओरिजिन ऑफ आर्यंस, लेकिन हमें पर्शियन सोर्स जो हैं, जो ये वाले सोर्सेज हैं, ये भी बताते हैं कि वो चीज़ें हुई हैं। ठीक है, नाउ और क्या मिलता है? एविडेंस ऑफ स्पोक्ड व्हील्स। स्पोक्ड व्हील्स इस तरीके से, स्पोक्ड व्हील्स, इसका भी हमें एविडेंस मिलता है। हॉर्सेस का एविडेंस मिलता है। आप समझिए, हॉर्सेस के बारे में जब हम वैदिक सिविलाइजेशन में जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हॉर्सेस का यूज़ बहुत रेयर था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें एविडेंस ऑफ हॉर्सेस मिलते हैं और ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं। क्रिमेशन मिलता है। अब क्रिमेशन मिल रहा है, क्या क्रिमेशन वैदिक हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं हो रहा था? क्रिमेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हो रहा था, लेकिन उसके एविडेंसेस कम है क्योंकि हमें बरियल्स बहुत ज़्यादा मिले, हमें सिमेट्रीज मिली हैं। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो प्रोसेस था आफ्टर डेथ, हाउ टू मतलब जो अंतिम क्रिया का जो वो था वो बरियल पे था। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? क्रिमेशन। और ये कब मिलता है? यही इसी डेट में, जो कि हम जिस डेट को हम कहते हैं विच इज़ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन civilization, and these things, spoked wheels, horses, fire cults, cremation, this all forms the basis of Aryan culture. आर्टिफैक्ट्स और सिरेमिक्स। अब ये चीज़ें जो हैं, यहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे हम आप मिडिवल हिस्ट्री में हम चलेंगे जब, तब हम देखेंगे कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, वहाँ पे हमें पर्शियन आर्किटेक्चर का भी एविडेंस मतलब उसमें प्रेजेंस मिलता है। इंडिया की कंटेक्स्ट में हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आर्टिफैक्ट्स है, जो सिरामिक्स है, ये इंश्योर करते हैं कि ये इस रीजन से, सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया की तरफ, क्योंकि वो उस तरीके की डिज़ाइंस, उस तरीके की ज्योमेट्री, उस तरीके का आर्ट जो है, आर्ट एंड क्राफ्ट हमें मिलता है। एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि क्या सारे आर्यंस एक साथ आए, उन्होंने एक साथ सब वाइप आउट किया और इंडिया में सेटल हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दे केम हंड्रेड्स ऑफ बैचेस स्पेनिंग ओवर सेवरल 100 years। वो एक साथ नहीं आए, वो कई बैचेस में आए, सैकड़ों बैचेस में आए, थोड़े करके आए। और ये कोई 1-2 साल नहीं चला, ये सैकड़ों सालों तक चलता रहा, 500-600 साल तक ऐसा चलता रहा कि आर्यंस आते गए, सेटल होते गए, आगे बढ़ते गए, आते गए, सेटल होते गए, फिर वो और आगे बढ़ते गए। सो दिस इज हाउ द ओरिजिन ऑफ आर्यंस। कहाँ आके सेटल हुए? वैलीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, आई एम सॉरी, वैलीज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिमी जो पंजाब है भारत का, जो ये वाला रीजन है, वहाँ पे। सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ अ मैप, ठीक है, तो कश्मीर ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया, कोई बात नहीं, पाकिस्तान भी ले लिया। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ जो वैलीज थी, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स, बेसिकली दिस रीजन, सबसे पहले वो यहाँ आके सेटल हुए, फिर वो सेटल हुए इस रीजन में। सेकंड उनका जो पार्ट था वो ये, दीज आर द प्लेन्स ऑफ पंजाब। दीज आर दी प्लेन्स ऑफ पंजाब। और इस रीजन को उन्होंने क्या कहा? इस रीजन को उन्होंने कहा सप्त सिंधु, because this was the land which was drained by these 7 rivers. This was the land which was drained by these 7 rivers. You can see. अब ये नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन है, ये है आपकी दिल्ली, और ये है आपका सप्त सिंधु का इलाका, ये पूरा जो आपके रिवर, ये रिवर का, जैसे हम हकरा और घग्गर की बात कर रहे थे, तो हकरा और घग्गर इधर है, ये सरस्वती नदी है, ठीक है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, सिंधु है, ये सारी नदियाँ। लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि इनके एंशंट नेम भी थे, इनके एंशंट नेम भी थे। कई बार अगर पूछना हुआ तो वो इसको मैच करने के लिए पूछ सकते हैं इन रिवर्स के नाम को। तो सिंधु, इंडस रिवर, वी नो दैट। झेलम को कहते थे वितास्ता,
जो आर्यन कल्चर है उसमें झेलम का नाम क्या था? उसमें झेलम का नाम था वितास्ता। जब बात करते हैं चेनाब की, तो चेनाब का नाम था अस्किनी और असिकनी, ठीक है, ये चेनाब थी। और रावी वॉज पारुषिनी, विपाश वॉज ब्यास, शतुद्री सतलुज और सरस्वती नदी। तो ये सातों नदियों का जो एरिया था, द एरिया विच वॉज ड्रेन्ड बाय ऑल दीज 7 रिवर्स, इट वॉज कॉल्ड एज सप्त सिंधु। मूविंग ऑन फ्रॉम दिस सप्त सिंधु, ये मैप मैंने आपको दिखा दिया, ये सारे रिवर्स हैं। दिस इज सिंधु, दिस इज वितास्ता, सिकनी, then this is your Ravi, then this is your Vipasa, that is ब्यास, शतुद्री। ये सारी रिवर जो हैं ये यहाँ पे हैं। ये संगम है, ये गंगा यमुना का संगम है इलाहाबाद यहाँ पे। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो है ये चैनल्स, ये रिवर्स किस एरिया को डिपिक्ट कर रही है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया को ये डिपिक्ट कर रही है। नाउ व्हाट दे डिड, अब ये लोग, इन लोगों ने, ये जो ऋग्वेदिक पीपल थे, इन्होंने इस एरिया में क्या किया? इन दिस एरिया दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, दे लिव्ड। अभी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन इन द अर्ली वैदिक पीरियड और द ऋग्वेदिक पीरियड। उसकी वजह ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि वो कहाँ से आ रहे थे? पैस्टोरलिस्ट थे, वो चरवाहे थे, वो ग्रासलैंड से आ रहे थे, सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड्स की तरफ से आ रहे थे। तो क्या थे? वो चरवाहे थे। और वही चीज़ हमको यहाँ पर भी दिखती है। तो ये उनके ओरिजिन को और ज़्यादा, ये वाला फैक्ट, ये वाला एविडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब वेरीफाई करता है एक तरीके से। और लेटर दे मूव टू इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। फिर क्या हुआ? वो पहले तो इस रीजन में आके इस्टेब्लिश हुए और फिर वो धीरे से इस तरफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो है इस तरफ मूव ऑन कर गए। और बाय 6th सेंचुरी BCE, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था और उसको उन्होंने नाम दिया था आर्यवर्त। आर्यन से आर्यवर्त। तो धीरे धीरे विद इन अ स्पैन ऑफ रफली 1000 ईयर्स उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई किया, पूरे नॉर्थ इंडिया में वो सेटल हुए। और बिकॉज सी, वो जिधर से आ रहे थे वो टफ टेरेन है, वहाँ पे वॉर भी, वहाँ पे लिव्ड, फॉट एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, दे फॉट बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम सच अ लैंड जहाँ लड़ना ही सब कुछ है। सेंट्रल एशिया में आप जब सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री देखोगे तो वहाँ सबकी लड़ाई ही चल रही थी, वहाँ सारी ट्राइब्स थी, वो लड़ रही थी। एंड दिस इज योर अर्ली वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए आप देखोगे कि अर्ली वैदिक पीरियड का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो यहाँ तक है। अभी वो इस तरफ नहीं आए, इस तरफ नहीं आए। यू कैन सी अर्ली वैदिक पीरियड वो यहाँ तक जो है वो एस्टैब्लिश हो चुके हैं। ओके, और ये लेटर वैदिक पीरियड का एक्सटेंट है। ये देखिए मगध आ चुका है। अब यहाँ पे आप मैप में डिफरेंस देख सकते हैं कि जो है ये सिंधु है, ये सरस्वती है, यमुना, गंगा, और ये कौशाला, विदेहा, मगध, अंग, वंग, ये कलिंग यहाँ तक आ जाता है। ये यहाँ तक इनकी एक लिमिट थी। और इस पूरे हिस्से को ये कहते थे आर्यवर्त। इस पूरे हिस्से को ये कहते थे आर्यवर्त। अब इसके बारे में अब हमें पता कैसे चलता है? ये सब हमने इतनी इन्फॉर्मेशन, सर आपने इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की। और उससे पहले हमको एक क्लासिफिकेशन में आपको और बताऊं कि जो वैदिक एज है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक का मतलब है ये वाला टाइम पीरियड, ये 500 साल, और लेटर वैदिक का मतलब है ये 500 साल। एक्सक्यूज मी। सो हमें सबसे पहले हम लिटरेरी सोर्सेस को देखते हैं। तो हमारे पास वैदिक एज को समझने का सबसे अच्छा लिटरेरी सोर्स क्या है? खुद वेद। जो वैदिक टेक्स्ट हैं वही हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है उस दौर को समझने का, उस दौर के समाज को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को समझने का। सो दीज वैदिक टेक्स्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अब आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें जो अर्ली वैदिक टेक्स्ट है, जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं हम उसे ऋग्वेदिक
वो भी कहते हैं। मतलब दिस इज द ऋग्वेदिक एज। अर्ली वैदिक एज को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेदिक एज भी कहते हैं। सो अर्ली वैदिक टेक्स्ट, लिटरेरी सोर्सेज जो हैं, जो वैदिक टेक्स्ट हैं, उनको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अब लेटर वैदिक में क्या आया? लेटर वैदिक में आया द अदर 3 वेदास, दैट इज सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके अलावा जो उनकी ब्रांचेज हैं, दैट इज ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद। उसके अलावा क्या, उनकी जो ब्रांचेज, उनका जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है, फर्दर उसका इंटरप्रिटेशन है, वो दैट इज ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द वैदिक लिटरेचर वॉज रिटन इन संस्कृत एंड द वर्ड वेद इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद, जिसका मतलब होता है विद्या या नॉलेज। ओके। वैदिक लिटरेचर का एक और क्लासिफिकेशन, जिसमें उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। वन इज श्रुति, अनदर इज स्मृति। वैदिक लिटरेचर को भी एक और क्लासिफिकेशन के जरिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया, दैट इज श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब क्या? विच वर द वर्ड्स ऑफ द गॉड्स टू द सेजेस, जो उस वक्त के संत थे, जो ऋषि मुनि थे, उनको जो वर्ड ऑफ गॉड्स थे वो जो डायरेक्ट सुन रहे थे, एंड दे पास दैट नॉलेज ओरली। उन्होंने सुना और उन्होंने अपने डिसाइपल्स को, अपने जो भी उनके भक्त थे, जो भी उनके शिष्य थे, उनको वो पास ऑन कर दिया, एंड वी कॉल दैट श्रुति। सुना और ओरली पास ऑन किया। स्मृति, अब ये बढ़ते गया, लेकिन कभी ना कभी तो इसको लिखा जाना था। तो जब इन्होंने अपनी मेमोरी की, जो हमने सुना था उस बेसिस पे याद करके हम कुछ लिख दें, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्मृति। सो 2 हिस्सों में भी, और ये ऋषि मुनियों ने लिखा। ये जो स्मृति है, जैसे मोस्ट कॉमन स्मृति जो सबको पता, मनुस्मृति, तो मनु ऋषि ने जो है उसे अपनी स्मृति से लिखा। उनको दिस वाज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वो स्मृति की कैटेगरी में आ रहा है। अगर वो श्रुति की कैटेगरी में आता तो हम कहते हैं कि दीज वर द वर्ड्स ऑफ गॉड। तो मनु ऋषि ने अपनी मेमोरी के बेस पे, अपने उस पे उन्होंने उसको कंपोज किया, दैट वाज स्मृति। एक और जो क्लासिफिकेशन है वैदिक लिटरेचर का, वो ये वाला है, जिसमें हमारे 4 वेद हैं, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उनसे एसोसिएटेड, उनसे लिंक्ड जो उनकी संहिता हैं, जिसमें बेसिकली जो हिम्स, जो मंत्र हैं और जो प्रार्थनाएं हैं वो मेंशन की जाती हैं। उसके बाद आता है द ब्राह्मणास। ये क्या है? अब इन संहिताओं में जो भी श्लोक हैं, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो क्या है? उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका मतलब है, जो प्रोज के फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज ब्राह्मणास। अरण्यकास जब वानप्रस्थ जीवन जीने जाते थे तो जंगल में बैठ के जो अकेले ज्ञान की प्राप्ति होती थी, उससे जो किताबें लिखी गई, द अरण्यकास, द फॉरेस्ट बुक्स। और उपनिषद्स, द फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन और द फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ द सेजेस। ऋषि मुनियों का जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट दीज अदर रिलीजियस टेक्स्ट, अदर टेक्स्ट दैट वी कॉल्ड एज उपनिषद्स। तो एक क्लासिफिकेशन ये है, जहाँ वेद है, ब्राह्मणा है। वैदिक लिटरेचर को 4 हिस्सों में और डिवाइड कर दिया, वेद, ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषद।